नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से विविध वादों के संदर्भ में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर आधुनिकतावाद, अति यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, आलोचनात्मक यथार्थवाद, जादुई यथार्थवाद, प्रकृतवाद, प्रतीकवाद, बिंबवाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, रूपवाद, विखंडनवाद एवं स्वच्छंदतावाद। तो आज इन विभिन्न वादों पर बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी हिंदी की परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और यदि पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस जो कि परीक्षा से संबंधित है, परीक्षा के लिए उपयोगी है, हमारे चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई जाती है। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर आधुनिकतावाद। तो उत्तर आधुनिकतावाद शब्द अंग्रेजी के पोस्ट मॉडर्निज्म का हिंदी पर्याय, किसका हिंदी पर्याय है? पोस्ट मॉडर्निज्म का हिंदी पर्याय है उत्तर आधुनिकतावाद। एक तो मॉडर्निज्म है जिसको हम आधुनिकता कहते हैं, और एक क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसको हम उत्तर आधुनिकतावाद कहते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा की उत्पत्ति के संबंध में दो मत प्रचलित है। तो हम देख लेंगे कि उत्तर आधुनिकतावाद जो है उसकी उत्पत्ति के संबंध में कौन से दो मत है। पहला है कि इस अवधारणा की उत्पत्ति तीसरी दुनिया के गरीब देश निकारागुआ में हुई। तीसरी दुनिया किसे कहेंगे? तो सबसे पहले देखिए, प्रथम दुनिया उसको कहते हैं जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के देश तथा उनके जो भी साथी देश थे उनको मिला के पहली दुनिया कहा गया। दूसरी दुनिया के अंतर्गत सोवियत संघ, चीन, क्यूबा तथा उनके सहयोगियों को मिलाकर के दूसरी दुनिया कहा गया। वही तीसरी दुनिया उन देश समूहों को कहा गया जो न तो नाटो के साथ थे और ना ही सोवियत गुट के साथ थे। तो यही जो तीसरी दुनिया थी, इसके अंतर्गत आने वाला देश निकारागुआ, यहीं से माना जाता है कि उत्तर आधुनिकता की उत्पत्ति हुई थी। दूसरी जो इसकी अवधारणा थी, इसके आधार पर उत्तर आधुनिकता की उत्पत्ति साम्राज्यवादी देश अमेरिका व यूरोप में हुई थी। तो पहली अवधारणा तो थी कि तीसरी दुनिया के गरीब देश निकारागुआ में हुई थी, और दूसरी अवधारणा के हिसाब से साम्राज्यवादी देश अमेरिका व यूरोप में हुई थी। अब हम प्रथम मत की थोड़ी चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत देखिए, स्पेनिश कवि फेडेरिको द वेनिस ने सर्वप्रथम पोस्ट मॉडर्न की व्याख्या की है। ऐसा प्रथम मत के आधार पर हमारे सामने ये बात आती है। किसने पोस्ट मॉडर्न की व्याख्या की? तो सबसे पहले स्पेनिश के कवि फेडेरिको द वेनिस ने की है पोस्ट मॉडर्न की व्याख्या। दूसरे मत के आधार पर सच्चे अर्थों में जियां फ्रांकोइस लियोतार को उत्तर आधुनिकतावाद का जनक माना जाता है। सच्चे अर्थों में किसे माना जाता है? जियां फ्रांकोइस लियोतार को। तो लियोतार को उत्तर आधुनिकतावाद का जनक माना गया है। विश्वग्राम, जिसे हम ग्लोबल विलेज के नाम से भी जानते हैं, ग्लोबल विलेज की संज्ञा भी दी गई है विश्वग्राम को। तो इसकी जो संज्ञा है वो मार्शल मैक्लुहान ने दिया था। ये किसने दिया था? विश्वग्राम कहा था संपूर्ण विश्व को, या ग्लोबल विलेज कहा था। इस शब्द की जो संज्ञा है वो मार्शल मैक्लुहान ने दी थी। लियोतार ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज 1979 ईस्वी में लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उत्तर आधुनिकतावाद महावृत्तांत के विरुद्ध है। देखिए, ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि संदर्भ और कथन के प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको संदर्भ दिया रहता है और उससे संबंधित कथन दिए रहते हैं। तो उत्तर आधुनिकतावाद की ये विशेषताएं भी हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो लियोतार ने लिखा अपनी पुस्तक में कि उत्तर आधुनिकतावाद महावृत्तांत के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? महावृत्तांत के विरुद्ध है। महावृत्तांत का अर्थ है ईसाईयत, मार्क्सवाद और वैज्ञानिक प्रगति का मिथ। इनके विरुद्ध अब छोटे छोटे, देखिए यहाँ पे अस्तिमा नहीं, अस्मिता होगा। अस्मिता समूह जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि का उदय हो रहा है। अर्थात ये जो उत्तर आधुनिकतावाद है, ये सबसे पहले तो महावृत्तांत के विरुद्ध पाई गई, और इसका अर्थ इन्होंने क्या बताया कि ये एक प्रकार का क्या है? ईसाईयत, मार्क्सवाद और वैज्ञानिक प्रगति का एक प्रकार से मिथ है। और इन्हीं सब के विरुद्ध अब छोटे छोटे अस्मिता समूह जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि का उदय हुआ, जैसा कि अभी हम देख भी पा रहे हैं कि स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, इन सब का उदय हो गया है। ठीक है, तो उत्तर आधुनिकतावाद में अब क्या हो गया? स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि अस्मिता से संबंधित विमर्श शामिल हो गए हैं।
फ्रेडरिक जेम्सन ने अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म में उत्तर आधुनिकता को पूंजी के विकास की खास अवस्था कहा है। किसने कहा है? जेम्सन ने कहा है कि ये जो उत्तर आधुनिकतावाद है वो पूंजी के विकास की खास अवस्था है। तो इन सब बिंदुओं को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसे वे उपभोक्ता पूंजीवाद या वृद्ध पूंजीवाद भी कहते हैं। किसे वृद्ध पूंजीवाद कहा गया है? उत्तर आधुनिकतावाद को इन्होंने उपभोक्ता पूंजीवाद या वृद्ध पूंजीवाद भी कहा है। किसने कहा है? जेम्सन ने कहा है। उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा का अंत, लेखक की मृत्यु, इतिहास का अंत, कला का अंत, आलोचक की मृत्यु आदि अनेक मृत्युओं की घोषणा करती है। ये सब पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है कथन और संदर्भ के लिए। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, ध्यान दीजिएगा कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या है? विचारधारा का अंत, लेखक की मृत्यु, इतिहास का अंत, कला का अंत, आलोचक की मृत्यु आदि अनेक मृत्युओं की घोषणा करती है। तो ये भी पूछा जाता है कि जो उत्तर आधुनिकतावाद है किसकी मृत्यु की घोषणा करती है या किस वाद के अंतर्गत मृत्यु की घोषणा की चर्चा की गई है? तो क्या है? उत्तर आधुनिकतावाद। आगे हम देखेंगे उत्तर आधुनिकतावाद की कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं जो निम्न है। घोषणाकर्ता कौन कौन है? ये सभी घोषणाकर्ता और उनके कुछ घोषणाएं हैं, हम पढ़ लेंगे। डैनियल बेल, इन्होंने घोषणा की है विचारधारा का अंत। वहीं जैक देरिडा ने क्या घोषणा की है? मनुष्य की मृत्यु। रोलांड बर्थ ने लेखक की मृत्यु की घोषणा की है। लायन ट्रेनिंग ने लेखक का अंत इसकी घोषणा की है। एडमंड विल्सन ने परंपरागत शैलियों की मरती हुई विधाएं की घोषणा की है। वहीं इलियट ने उपन्यास का अंत की घोषणा की। सभी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा। आगे जो वाद है वो है अति यथार्थवाद, जिसे हम सूर्यलिज्म कहते हैं। तो अति यथार्थवाद की जो शुरुआत हुई थी साहित्य और कला के क्षेत्र में, यह एक ऐसा आंदोलन था जिसका जन्म प्रथम विश्व युद्धोत्तर यानी अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में अति यथार्थवाद का जन्म। अति यथार्थवाद के प्रवर्तक आंद्रे बेता ने सूर्यलिज्म की शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले किसने किया था? तो आंद्रे बेताम ने सूर्यलिज्म शब्द का या कह सकते अति यथार्थवाद शब्द का प्रयोग किया था। इसके प्रवर्तक थे आंद्रे बेताम। ठीक है, आगे हम देखेंगे आंद्रे बेताम ने अति यथार्थवाद में स्वतः चालित लेखन यानी कि ऑटोमेटिक राइटिंग के साहित्यकारों के लिए अपरिहार्य माना है। क्या माना है आंद्रे बेताम ने? कि अति यथार्थवाद में जो स्वतः चालित लेखन यानी कि ऑटोमेटिक जो राइटिंग है वो साहित्यकारों के लिए परिहार्य नहीं है, अपरिहार्य है, अनुपयुक्त है। ठीक है, अति यथार्थवाद के प्रबल समर्थक हर्बर्ट रीड ने मिथ, ड्रीम एंड पोएम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा था। तो मिथ, ड्रीम एंड पोएम नामक लेख किसने लिखा था? हर्बर्ट रीड ने लिखा था। और हर्बर्ट रीड अति यथार्थवाद के प्रबल समर्थक थे। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। अति यथार्थवाद का संबंध दादावाद से है। किस वाद से है? दादावाद से। दादावाद का प्रवर्तन किसने किया था? ट्रिस्टन जारा ने सन 1916 ईस्वी में किया था। तो विशेषता आपको याद रखना है कि अति यथार्थवाद का संबंध दादावाद से है और दादावाद का प्रवर्तन ट्रिस्टन जारा ने किया था। आगे हम देखेंगे अस्तित्ववाद को। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक डैनिश विद्वान सारेन किरकेगार्ड माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सारेन किरकेगार्ड अस्तित्ववाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। वहीं अस्तित्ववाद के समर्थकों में नीत्शे, कार्ल जम्पर्स, मार्टिन हेडलर, गैब्रियल मार्शल, जियां पॉल सार्त्र, अल्बर्ट कामू आदि का नाम महत्वपूर्ण है। इन नामों को परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अस्तित्ववाद के समर्थकों में कौन कौन शामिल है। तो नीत्शे, कार्ल जम्पर्स, मार्टिन हेडलर, गैब्रियल मार्शल, जियां पॉल सार्त्र, अल्बर्ट कामू आदि नाम महत्वपूर्ण है। नीत्शे ने घोषित किया है कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। किसने घोषित किया है कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है? तो नीत्शे ने घोषित किया है। अगला देखेंगे संरचनावाद। संरचनावाद की अवधारणा के प्रवर्तक माने जाते हैं फ्रांस के भाषा वैज्ञानिक फर्डिनांड डी सोस्यूर। तो सोस्यूर को माना जाता है संरचनावाद का प्रवर्तक। सन 1857 से 1913 ईस्वी इनका समय काल रहा है। विशेषकर संरचनावाद के प्रवर्तक के रूप में ही प्रश्न आते हैं। जो सोस्यूर इसके क्या है? प्रवर्तक हैं। फ्रांस के भाषा वैज्ञानिक है सोस्यूर।
आगे हम देखेंगे संरचनावाद के अनुसार साहित्य शाब्दिक संरचना है। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु कई घटक तत्वों के संश्लेष से निर्मित होती है। तो ये कहते हैं कि साहित्य शाब्दिक संरचना है एक तरह की, जो कि प्रत्येक वस्तु जिस प्रकार कई घटक तत्वों से निर्मित होती है, ये घटक एक ओर परस्पर संबंधित ही होते हैं और दूसरी ओर पूर्ण निर्मित के साथ उनका संतुलन संश्लेषण होता है। साहित्य शाब्दिक संश्लेष है। तो कहने का अर्थ है कि संरचनावाद की अगर विशेषता देखी जाए तो यह साहित्य क्या होता है, संरचनावाद का साहित्य शाब्दिक संरचना होती है और इसमें कई घटक तत्वों के संश्लेष से यह निर्मित होता है। ये सभी घटक क्या होते हैं, एक और परस्पर संबंधित होते हैं और दूसरी ओर पूर्ण रूप से निर्मिति के साथ संतुलित संश्लेष होता है। इसमें साहित्य शाब्दिक संश्लेष है इस प्रकार से संरचनावाद में। संदर्भ और कथन के प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे सोस्यूर ने संरचनावाद की स्थापना कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स नामक पुस्तक में की है। किसमें की है संरचनावाद की स्थापना? कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स नामक पुस्तक में की है सोस्यूर ने। तथा भाषा के इन्होंने दो रूप भी बतलाए हैं, ल लौंग ल परोल। ये ल लौंग ल परोल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ल लौंग के अंतर्गत क्या आता है कि इसे अंतर्वैयक्तिक भाषा व्यवस्था कहा जाता है। ल लौंग यानी अंतर्वैयक्तिक भाषा व्यवस्था, वहीं ल परोल इसे व्यक्ति विशेष की भाषा कहा जाता है। तो लौंग यानी अंतर्वैयक्तिक और परोल यानी व्यक्ति विशेष। तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। लेवी स्ट्रॉक ने मिथक को विशुद्ध मानसिक रूपात्मक क्रिया कहा है। क्या कहा है? मिथक क्या है कि ये विशुद्ध रूप से मानसिक रूपात्मक एक क्रिया है और कहने वाले कौन है? लेवी स्ट्रॉक। वहीं लेवी स्ट्रॉक के अनुसार मूक मिथक लौंग है तो इसके अलग अलग रूप क्या है? परोल। यानी लेवी स्ट्रॉक ने मूक जो मिथक है उसको लौंग बोला है और इसके जो भी अलग अलग रूप हैं उन सभी रूपों को परोल कहा है। तो लौंग और परोल का इस प्रकार इन्होंने अंतर बताया है। एक है मूक मिथक और एक है अलग अलग उसी के रूप। संरचनावाद को विशेषतः प्रचारित करने का श्रेय किसको मिलता है? रोलाम बार्थ को। तो ये इस प्रकार से प्रश्न आता है कि संरचनावाद के प्रचारित करने में किसका श्रेय है? तो रोलाम बार्थ का श्रेय है। वही रोलाम बार्थ ने संरचनावाद की व्याख्या द फैशन सिस्टम नामक पुस्तक में की है। किसमें की है? द फैशन सिस्टम नामक पुस्तक में रोलाम बार्थ ने संरचनावाद की व्याख्या की है। चूंकि संरचनावाद के जो प्रचारित करने का श्रेय है और द फैशन सिस्टम में इन्होंने इस प्रकार संरचनावाद की व्याख्या भी की है। आगे हम देखेंगे उत्तर संरचनावाद को। तो उत्तर संरचनावाद को संरचनावाद का अगला चरण माना जाता है। उत्तर संरचनावाद अवधारणा की स्थापना में 5 फ्रांसीसी विद्वानों की भूमिका रही है। इन 5 फ्रांसीसी विद्वानों का नाम अच्छे से देखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं। जैसे पहले जो है क्लाडे लेवी स्ट्रॉक्स, माइकल फूको, रोलाम बार्थ, लुई अल्थ्यूसर और जैकियस लकन। देखिए कुछ विद्यार्थियों ने मुझे पूछा था कि आप बार बार नेट का क्यों नाम लेते हैं। चूँकि मैंने नेट की कई परीक्षाओं में देखा है कि इस तरह से प्रश्न आते हैं और नेट का जो लेवल होता है उसी लेवल पे सारी परीक्षाएं लगभग देखने को मिलती है। परीक्षा के प्रश्न पत्र भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो आप टीजीटी का देख ले, पीजीटी का देख ले या किसी भी हिंदी से विषय से संबंधित कोई भी आप परीक्षा देखें तो लेवल लगभग आपका वही स्तर का पूछा जाता है प्रश्न। इसलिए मैं बार बार कभी कभी नेट का नाम ले लेती हूँ ताकि आपको एक रेफरेंस मिल सके कि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि उत्तर संरचनावाद में जो मुख्य विद्वान थे, और देखिए 5 क्या थे? फ्रांसीसी विद्वान थे। कौन? लेवी स्ट्रॉस, फूको, रोलाम बार्थ, अल्थ्यूसर और जैकियस लकन। आगे हम देखेंगे उत्तर संरचनावाद में सारा बल पाठ यानी टेक्स्ट पर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है उत्तर संरचनावाद की कि इसमें जो पूरा बल है वो किस पे दिया जाता है? टेक्स्ट पर अर्थात पाठ पर दिया जाता है। कला के लिए ये जो प्रयोग सूत्र का किया था इसने कजिन ने। किसने किया था? कला के लिए सबसे पहले सूत्र का प्रयोग किया है विक्टर कजिन ने। आगे देखेंगे कि कला के लिए कला आंदोलन का प्रवर्तन करने वाले कुछ प्रमुख लेखक एवं निम्न देशों से संबंधित है। यहाँ पे कुछ प्रमुख लेखक और उनसे संबंधित देशों के नाम हैं जिन्होंने
कला के लिए कला आंदोलन का प्रवर्तन किया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें है इंग्लैंड के ऑस्कर वाइल्ड, वॉल्टर पीटर, वहीं अमेरिका के एडगर एलन पोप। ये जो कुछ नाम है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा। इंग्लैंड के ऑस्कर वाइल्ड, वॉल्टर पीटर, वहीं अमेरिका के एडगर एलन पोप। हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे वॉल्टर पीटर की एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है स्टाइल, जिसे हिंदी में निबंध कहते हैं। और कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि स्टाइल या निबंध जो रचना है इसके लेखक कौन है, तो स्टाइल के लेखक है वॉल्टर पीटर। यहाँ पे कुछ कलावादियों की कला के संदर्भ में कुछ टिप्पणियाँ की गई हैं। आप चाहे तो इसको वीडियो को रोक करके एक बार पढ़ सकते हैं। हम आगे चलेंगे जो महत्वपूर्ण है आलोचनात्मक यथार्थवाद पर। तो आलोचनात्मक यथार्थवाद की अवधारणा को सर्वप्रथम जॉर्ज लुकाच ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? जॉर्ज लुकाच ने। ये भी नेट की परीक्षा में पूछी गई है कि आलोचनात्मक यथार्थवाद के जनक या सर्वप्रथम इस अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले कौन थे, तो जॉर्ज लुकाच थे। आगे हम देखेंगे जादुई यथार्थवाद शब्द अंग्रेजी शब्द मैजिक रियलिज्म का हिंदी पर्याय है। किसका हिंदी पर्याय है? मैजिक रियलिज्म का। जादुई यथार्थवाद सर्वप्रथम फ्रेंच रोह ने जर्मन चित्रकारों के चित्रों का विश्लेषण करते हुए ही मैजिस्चे रियलिज्मस पद का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम किसने किया था? फ्रेंच रोह ने। और इन्होंने क्या किया था? जर्मन चित्रकारों के चित्रों का विश्लेषण जब इन्होंने किया था तो उस दौरान ही मैजिस्चे रियलिज्मस का इन्होंने प्रयोग किया था। जादुई यथार्थ के प्रतिष्ठापक बुएलो को माना जाता है। किसे माना जाता है? जादुई यथार्थवाद का प्रतिष्ठापक तो बुएलो को माना जाता है। वही यथार्थवादी कला का आरंभ 1857 ईस्वी में फ्रेंच लेखक फ्लावेर की प्रसिद्ध रचना मादाम बावेरी के प्रकाशन से हुआ था। तो फ्लावेर की प्रसिद्ध रचना है मादाम बावेरी, जिससे यथार्थवादी कला का प्रारंभ माना जाता है। बाल्जाक और जोला जिस यथार्थवादी आंदोलन का प्रवर्तन करते हैं उसे प्रकृतवाद कहा जाता है। अर्थात बाल्जाक और जोला ने जिस यथार्थवादी आंदोलन का प्रवर्तन किया था उस आंदोलन को किस नाम से पुकारा गया? प्रकृतवाद के नाम से पुकारा गया। तो प्रकृतवाद के मुख्य प्रवर्तक कौन माने गए? बाल्जाक और जोला। विशेषतः जोला का ही नाम परीक्षाओं में देखने को मिला है ऑप्शंस में। तो प्रकृतवाद के जो अधिष्ठाता या प्रवर्तक हैं तो कौन माने जाते हैं? जोला माने जाते हैं। बाल्जाक भी आता है तो भी इसका सही उत्तर बाल्जाक भी होगा। तो बाल्जाक और जोला दोनों ने मिल करके यथार्थवादी आंदोलन का प्रवर्तन किया, जिसे हम प्रकृतवाद के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे प्रतीकवाद को। प्रतीकवाद का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था प्रतीकवाद का प्रादुर्भाव? तो फ्रांस में। फ्रांस में प्रतीकवाद के पुरस्कर्ता वादलेयर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वादलेयर। तो फ्रांस में जो प्रतीकवाद की उत्पत्ति हुई तो प्रतीकवाद के पुरस्कर्ता या कह सकते हैं अधिष्ठाता कौन माने जाते हैं? वादलेयर। तो प्रतीकवाद का नाम आएगा तो वादलेयर ही उसके प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। आगे है इंग्लैंड में प्रतीकवाद का प्रवर्तन विलियम बटलर येट्स ने किया था। तो दोनों में देखिए क्या अंतर है कि फ्रांस में जब प्रतीकवाद की बात आती है तो उसके पुरस्कर्ता वादलेयर होते हैं, और इंग्लैंड में जब प्रतीकवाद के प्रवर्तन की बात होती है तो इसके प्रवर्तक कौन है? विलियम बटलर येट्स है। आगे हम देखेंगे प्रतीकवादियों ने चार्ल्स वादलेयर की कविता कॉरस्पॉन्डेंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सादृश्य, को अपना घोषणा पत्र माना है। तो प्रतीकवादियों ने किसे अपना घोषणा पत्र माना है? तो वादलेयर की कविता कॉरस्पॉन्डेंस, जिसका अर्थ होता है हिंदी में सादृश्य, इसी को अपना घोषणा पत्र माना है। चार्ल्स वादलेयर को फ्रांस का प्रथम कवि भी माना जाता है। तो फ्रांस का प्रथम कवि किसे माना जाता है? चार्ल्स वादलेयर को। आगे हम देखेंगे बिंबवाद को। तो बिंबवाद के प्रवर्तक टी.ई. ह्यूम माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? बिंबवाद के प्रवर्तक टी.ई. ह्यूम माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एफ.एस. फ्लिंट को इसका प्रवर्तक माना है। बात करें रामचंद्र शुक्ल जी की तो उन्होंने फ्लिंट को, एफ.एस. फ्लिंट को बिंबवाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है, और वैसे सर्वविदित से बिंबवाद के प्रवर्तक टी.ई. ह्यूम को माना जाता है। इमेजिज्म या बिंबवाद की संज्ञा सर्वप्रथम एजरा पाउंड ने दी थी। किसने दी थी संज्ञा? सबसे पहले इमेजिज्म या बिंबवाद की संज्ञा एजरा पाउंड ने दी थी। आगे देखेंगे फ्लिंट ने सन 1913 ईस्वी में पोइट्री पत्रिका में बिंबवाद के 3 सिद्धांतों की घोषणा
की है। कितने सिद्धांतों की घोषणा की है? 3 सिद्धांतों की घोषणा की है फ्लिंट ने। और वो कौन कौन से? बिंबवाद को लेकर के सबसे पहले आपने तो ये जान लिया कि अंग्रेजी में बिंबवाद को इमेजिज्म कहते हैं। वही सिद्धांत की बात करें तो यही इमेजिज्म को आप सिद्धांत के रूप में देख सकते हैं, जिसमें पहला क्या सिद्धांत है कि विषयगत या विषयीगत वस्तु का प्रत्यक्ष चित्रण हो। कैसा चित्रण हो? प्रत्यक्ष रूप से उसका चित्रण हो, विषयगत या विषयीगत वस्तु का। दूसरा जो सिद्धांत है कि जो चित्र विधायक न हो उस शब्द का बहिष्कार, मतलब ऐसा कोई भी शब्द प्रयोग में नहीं किया जाता है बिंबवाद में जिसमें चित्र सामने नहीं दिखाई पड़ता हो या मानस पटल पे दिखाई पड़े या चित्र प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़े। तो ये देखिए बिंब की सबसे बड़ी विशेषता भी है और सिद्धांत भी है। तीसरा क्या है? लय से युक्त संगीत योजना, यानी कि बिंबवाद में 3 प्रमुख सिद्धांत या 3 प्रमुख इसकी विशेषता हुई। पहला तो है कि वस्तु का प्रत्यक्ष उसमें चित्रण होना चाहिए। दूसरा है कि चित्र विधायक जो नहीं है उस शब्द का बिल्कुल बहिष्कार हो गया है बिंबवाद में। और तीसरा है कि लय से युक्त संगीत योजना रहती है बिंबवाद में। तो संदर्भ और कथन के प्रश्नों में इस तरह से पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे टी.ई. ह्यूम की महत्वपूर्ण रचना का नाम है स्पेक्यूलेशंस। तो स्पेक्यूलेशंस जो रचना है उसके लेखक कौन है? टी.ई. ह्यूम। मिथक की बात करें तो मिथक यूनानी शब्द मिथोस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? यूनानी का एक शब्द है मिथोस, इसी से मिथक बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुंह से निकला हुआ। क्या होता है? मुंह से निकला हुआ। तो सबसे पहले मिथक क्या है? यूनानी शब्द है मिथोस, जिसका हिंदी में हम मिथक कहते हैं और इसका अर्थ होता है मुंह से निकला हुआ। मिथक की समीक्षा की बात करें तो मिथक की समीक्षा के प्रवर्तक नॉर्थअप फ्राई को माना जाता है। किसे माना जाता है? नॉर्थअप फ्राई को मिथक की समीक्षा के प्रवर्तक के रूप में। युंग ने बिंब को आर्कटाइप यानी आद्य बिंब नाम दिया है। महत्वपूर्ण है बहुत कि किसने बिंब को आद्य बिंब या आर्कटाइप नाम दिया है, तो युंग ने ऐसा नाम दिया है बिंब को। आगे हम देखेंगे लेवी स्ट्रॉक ने मिथक को विशुद्ध मानसिक रूपात्मक क्रिया कहा है, यानी कि मिथक क्या है? विशुद्ध मानसिक रूपात्मक एक क्रिया है, ऐसा लेवी स्ट्रॉक मानते हैं। आगे हम देखेंगे मार्क्सवाद को। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। मार्क्सवादी दर्शन पद्धति के 3 अनिवार्य घटक होते हैं। 3 अनिवार्य कौन कौन से घटक है मार्क्सवादी दर्शन के? तो पहला है द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद, दूसरा है राजनीतिक अर्थशास्त्र और तीसरा है वैज्ञानिक समाजवाद। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, मार्क्सवाद हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसके 3 अनिवार्य घटक, सिद्धांत या विशेषता आप कुछ भी कह सकते हैं। पहला क्या है? द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद, दूसरा राजनीतिक अर्थशास्त्र और तीसरा है वैज्ञानिक समाजवाद। मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख कुछ समीक्षक हैं जिनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार देखिए नेट की दिसंबर की परीक्षा में भी पूछा गया था। तो मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख समीक्षक हैं लुकाच, लेनिन, माओ त्से तुंग, ग्रामशी, कार्डवेल, जॉर्ज थॉमसन, आर्नेस्ट, फिशर, ब्रेख्त, ब्लॉक, बेंजामिन, गोल्डमैन, एडार्नो आदि। तो ये सभी जो है वो मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं, समीक्षक माने जाते हैं। परीक्षाओं में हर बार देखिए प्रश्न इनसे बनता जरूर है एक, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषणवाद को। तो मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। किसे माना जाता है? सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तक माना जाता है। फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद में कुछ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण शब्द हैं, हम उनको देखेंगे, जिसमें है उपाहम यानी ईड, अहम यानी ईगो, पराअहम यानी सुपर ईगो, लिबिडो चेतना यानी कॉन्शियस इत्यादि। ये सभी महत्वपूर्ण शब्द हैं जो फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद में प्रयुक्त होते हैं। आगे हम देखेंगे फ्राइड के प्रधान शिष्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण शिष्य थे वो थे एडलर और दूसरे थे यूंग। एडलर और यूंग का नाम फ्राइड के साथ हमेशा लिया जाता है और ये दोनों इनके महत्वपूर्ण शिष्य थे। फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद का साहित्य में प्रथम आलोचनात्मक प्रयोग जेम्स ने
शेक्सपियर के हैमलेट की आलोचना के माध्यम से किया था। तो ये याद जरूर रखिएगा कि ये जो हैमलेट है ये किसकी रचना है, तो शेक्सपियर की रचना है, जिसके ऊपर मनोविश्लेषणात्मक आलोचना की गई थी, अर्थात इसमें मनोविश्लेषणवाद का पुट शामिल था। अर्थात इस रचना में मनोविश्लेषणात्मक चर्चा थी, मनोविश्लेषणात्मक एक शैली में इस पे लिखा गया था। तो शेक्सपियर का हैमलेट है वो। आगे देखेंगे रूपवाद। तो रूपवाद एक प्रकार का कलावादी आंदोलन है। कैसा आंदोलन है? कलावादी आंदोलन है रूपवाद। रूपवाद आंदोलन का सूत्रपात सन 1919 ईस्वी में विक्टर स्लोवस्की ने रूस में किया था। तो रूपवाद का किसने सूत्रपात किया? तो सन 1919 ईस्वी में स्लोवोत्स्की ने रूस में इसका सूत्रपात किया था रूपवाद का। कुछ समर्थक है रूपवाद के, हम इनको भी देख लेंगे, जैसे है इकेनबाम, जेकोब्सन, मुकरोव्स्की, वेलेन इत्यादि। ये सभी रूपवाद के समर्थक हैं। समर्थकों को जरूर से अच्छे से देखिएगा क्योंकि इनके नाम पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे रूपवादी पूरा बल भाषा पर देते थे। तो रूपवादी पूरा बल किस पर देते थे? भाषा पर। और रूपवाद की ये बड़ी विशेषता भी है कि ये लोग क्या करते थे? भाषा पर बल देते थे। उनका कहना है कि कला सबसे पहले शैली और तकनीक है। कला क्या है? सबसे पहले शैली और टेक्निक है, या हिंदी में तकनीक है, उसके बाद फिर कुछ और है कला। ठीक है, तो सबसे पहले कला को उन्होंने शैली और तकनीक के रूप में देखा है, भाषा पर ये बल देते थे। ये 2-3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं रूपवाद की। अगला हम देखेंगे विखंडनवाद को। विखंडनवाद के प्रवर्तक जाक देरिदा माने जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। जाक देरिदा विखंडनवाद के ये प्रवर्तक हैं। जाक देरिदा का यहाँ कुछ संक्षिप्त परिचय हम देख लेंगे। जन्म और मृत्यु सन 1930 से 2004 ईस्वी। जन्म स्थान अल्जीरिया। गुरु का नाम फूको अल्थ्यूरस। पुस्तक की बात करें तो 2 महत्वपूर्ण इनकी पुस्तकें हैं जो हर बार एक न एक पुस्तक परीक्षा में पूछी जाती है। पहला है ऑफ ग्रामेटोलॉजी और दूसरी है राइट एंड डिफरेंस, सन 1978 ईस्वी। तो ऑफ ग्रामेटोलॉजी तथा राइट एंड डिफरेंस ये 2 बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। किसकी? जाक देरिदा की, जो कि विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं। आगे देखेंगे पॉल द मान विखंडनवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। कौन है प्रबल समर्थक? तो पॉल द मान है विखंडनवाद के प्रबल समर्थक। रोमांटिक या स्वच्छंदता जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो रोमांटिक शब्द को एक काव्य प्रवृत्ति के रूप में सर्वप्रथम प्रयुक्त करने वाले जर्मन आलोचक फ्रेडरिक श्लेगल थे। कौन थे? फ्रेडरिक श्लेगल थे रोमांटिक या स्वच्छंदता को शब्द को काव्य प्रकृति के रूप में प्रयोग करने वाले। ये जर्मनी के आलोचक थे फ्रेडरिक श्लेगल, स्वच्छंदतावाद और रोमांटिक के प्रथम प्रयोगकर्ता। अगला है राजनीतिक दृष्टि से स्वच्छंदतावाद का उदय सन 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी राज्य क्रांति से माना जाता है। तो स्वच्छंदतावाद का मूलतः उदय कब से माना गया? 1789 ईस्वी से। आगे देखेंगे अंग्रेजी कविता में स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का प्रारंभ महाकवि वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट से हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है ये कि अंग्रेजी कविता में स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का प्रारंभ किससे हुआ? तो महाकवि या विलियम वर्ड्सवर्थ से माना जाता है। इनके किस रचना से? तो लिरिकल बैलेट से माना जाता है। अगला है संकलन त्रय। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है संकलन त्रय। तो संकलन त्रय पाश्चात्य नाट्यशास्त्र की एक पारिभाषिक शब्दावली है। सबसे पहले तो ये आपको समझना है कि संकलन त्रय क्या है। तो यह पाश्चात्य नाट्यशास्त्र की एक पारिभाषिक शब्दावली है। अब संकलन त्रय में शामिल कौन कौन से हैं? तो संकलन त्रय में स्थान संकलन, काल संकलन और कार्य संकलन समन्वित रहते हैं, जिसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म के लिए SKK यानी स्थान, काल और कार्य, ये तीनों परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण, अच्छे से देखिएगा। स्थान, काल और कार्य ये तीनों संकलन त्रय में शामिल है। आगे हम देखेंगे पाश्चात्य आलोचना शास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उसके कुछ लेखकों को। जैसे सबसे पहले है सात्र। इनकी पुस्तक है बीइंग एंड नथिंग, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है सात्र की। दूसरे हैं देरिदा, इनका दी एंड ऑफ मैन। ऑफ ग्रामेटोलॉजी, जैसा कि मैंने हमेशा बताया कि बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और हर बार परीक्षा में देखने को मिलती है। और दूसरा है राइट एंड डिफरेंस। तो ये 3 पुस्तक दी एंड ऑफ मैन, ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइट एंड डिफरेंट, देरिदा की तीनों महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं।
अगला है रोलाम बर्थ, इनकी द डेथ ऑफ ऑथर। कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल बहुत महत्वपूर्ण रचना है। शेली की द डिफेंस ऑफ पोएट्री। कार्डवेल की इल्यूजन एंड रियलिटी। मैथ्यू आर्नोल्ड की कल्चर एंड एनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। ये 4 मैथ्यू आर्नोल्ड की रचनाएं हैं। इनका क्रम आपस में ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं में क्रम भी पूछा जाता है मैथ्यू आर्नोल्ड की रचनाओं का, और अलग से भी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी जिनको मैंने आपको बताया है। और इस प्रकार आपने विविधवाद से संदर्भित जितने भी काव्यशास्त्र में पाश्चात्य काव्यशास्त्र से वाद थे उन सबको पढ़कर विविधवादों को समाप्त कर लिया है। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी परीक्षा में। जो महत्वपूर्ण मैंने बताया है उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए मिलती हूँ एक अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।